ये जर्नी जो है बिजनेस से ज़्यादा इम्पैक्ट की जर्नी है। आज हम सबसे ज़्यादा बिहार माइग्रेट वर्कर को प्रोड्यूस कर रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो काफ़ी पीछे है बिहार। अगर मैं माइग्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट से है तो वहीं का लड़का भी इसे सॉल्व कर रहा है। हमारा प्लान ये है कि हम लिंक्डइन बनाना चाहते हैं फॉर द ब्लू कॉलर वर्कर, क्योंकि एक वर्कर जब पहले माइग्रेट करता है वो सबसे पहले स्मार्टफोन खरीद रहा था। रीज़न ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है, उसे फ़ोटो क्लिक करना है। तो ब्लू कॉलर वर्कर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, जिसमें से हमने जो पहला पहलू चुना, हमने उस पहलू को चुना है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर को करेंगे जो सेकंड लेवल पे करता है। आज मैंने उसकी जर्नी को इतना आसान बना दिया है कि वो एक क्लिक में जो है दुनिया के जॉब से जो है कनेक्ट हो सकता है। तो अब उसके पास ये तो सवाल नहीं है कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा या बाकी चीज़ नहीं मिल रही। अब उसके पास ये है कि अगर वो अच्छा कमाता है तो वो फिर जो है अच्छी परवरिश दे पाएगा। कि बेटे को पढ़ा देते हैं, कमा के तो देगा ही, कमा के खिलाएगा। बेटी पराया धन है, बेटी को नहीं पढ़ा। हाँ। बस ये चीज़ अगर सबके दिमाग से निकल जाए कि वो हम पैसा शादी के लिए रख रहे हैं, ये चीज़ दिमाग से निकल गई ना कि हम 20 लाख रुपए या फिर 30 लाख रुपए हमने लड़की की शादी के लिए रखा हुआ है, वही पैसा हम एजुकेशन, लड़की के एजुकेशन में लगाते तो वो 2 से 3 साल में आराम से 25-30 लाख रुपए निकाल देगी। कि आज कंस्ट्रक्शन दिल्ली में बंद हो गया है पॉल्यूशन के कारण। अब पता है कि अगले 2 महीने या 1.5 महीने ये नहीं खुलेगा। उस समय पे वर्कर के पास ऑप्शन है, वो डिजिटल लेबर चौक पे जाएगा, वो सर्च करेगा कि दिल्ली में बंद हुआ है, कानपुर में कहाँ जाओ, कहाँ है, पंजाब में कहाँ है, हरियाणा के आसपास, एनसीआर में कहाँ है, वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो वहाँ से माइग्रेट कर ले। डिजिटल लेबर चौक का एक मिशन जो है वो ये है कि हम पूरे भारत के लेबर चौक को रिप्लेस करेंगे डिजिटल लेबर चौक के साथ। दूसरा कि मैं नेक्स्ट लिंक्डइन बनाऊंगा ब्लू कॉलर वर्कर के लिए। मेरा यही एक है सिंपल सा कि मैं उनको डिग्निटी दूंगा, उनकी डिजिटल आइडेंटिटी को क्रिएट करके दूंगा। दूसरा ये जो लेबर चौक पे है उन लोगों को ख़त्म करूंगा, बिकॉज लेबर चौक एक प्लेस है जहाँ पे गैदर होके आपको जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और मैं उसको जो है ख़त्म करके जो है एक स्क्रीन पे दिखाऊंगा पैन इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़। देश के एक स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक जो देश के असंगठित मजदूरों के लिए काम कर रहा है, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म दे रहा है, उनको सही बेहतर नौकरी देने का काम कर रहा है, उनको उचित मजदूरी देने का काम कर रहा है और वो सब कुछ देने का काम कर रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, सही मजदूरी हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई जो उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो ये डिजिटल लेबर चौक है, इसके बारे में हमने उनके ही संस्थापक चंद्रशेखर जी से बात करने के लिए वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनका जो स्टार्टअप है उसके बारे में हम बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DNN 24 पर। धन्यवाद। चलिए आज आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं और आपने कैसे डिजिटल चौक शुरू किया है उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। ओके, सो जो जर्नी है डिजिटल लेबर चौक की कोविड में ही स्टार्ट हुई थी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जर्नी जो है बिजनेस से ज़्यादा इम्पैक्ट की जर्नी है, कि कैसे एक आपदा आपके रोज़गार को रोक देती है। क्योंकि लेबर चौक का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको किसी एक जगह पे जाके खड़ा होना पड़ता है। आपको उस टाइम फ्रेम में सुबह 6 से लेकर 10 बजे के बीच में अवेलेबल होना पड़ता है। अगर आप उस बीच में अवेलेबल नहीं होते तो आपको वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। और जब मैंने ये प्रॉब्लम को देखा तो मुझे लगा कि अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं एक टेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई कोविड से। दिन था 24 जनवरी 2020। रोज़ाना की तरह मैं ऑफ़िस गया और ऑफ़िस जब मैं पहुँचा बारिश हो रही थी। अक्सर जो है दिल्ली में सर्दियों में बारिश होती है। मैंने अपना कॉफ़ी का मग उठाया, मैं बालकनी पे गया, मैंने आसमान को देखा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। हल्की बारिश हो रही हो, सर्दी का मौसम हो, आपके हाथ में कॉफ़ी का कप हो, आप उसे एंजॉय कर रहे हो। और सडनली मैंने नीचे देखा, वहाँ पे वो जो वर्कर थे जो 200 लोग के करीब थे, वो बिल्डिंग के नीचे खड़े हो रहे थे, छुप रहे थे बारिश से बचने के लिए।
और मुझे वो एहसास हुआ कि ज़िंदगी के कितने अलग पहलू हैं कि मैं इस जगह पे इस बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ, और ये ही बारिश आज शायद इनको खाना ना मिले, ना मिले। इनको काम नहीं मिलेगा, काम नहीं क्योंकि वो मिलेगा। रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं। ये वही कहावत है कि रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो। और वहाँ से एक लगा कि इनके लिए मदद करना चाहिए। और मैंने उसके बाद जो है लोगों से पढ़ना, इसके बारे में जानना शुरू किया, क्योंकि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है। आपने रिसर्च शुरू की इस पर? हाँ, मैंने जो है मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानता हूँ। तो मैंने जब अपने दोस्तों से पूछा कि कैसे मदद करी जा सकती है, तो उन्होंने बोला कि वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हो। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं एक प्लेटफॉर्म बना दूँ जहाँ पे ये लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करें, और जिस इंसान को ज़रूरत होगी वो आता है पर्सन, और वो जो है वो देख लेगा नियर बाय कौन कौन से स्किल के वर्कर है, क्या उम्र है, किस तरह के लोग हैं, तो शायद वो वहाँ से डायरेक्ट हायर कर लेगा। उसे लेबर चौक पे नहीं आना पड़ेगा, वर्कर को भी लेबर चौक पे नहीं आना पड़ेगा। और ये जो है जब मैंने अपने दोस्तों के साथ इसे साझा किया, तो उन्होंने बोला कि 25 से 30 हज़ार में एक वेबसाइट की वर्डप्रेस की वेबसाइट बन जाती है। मैं बोला ओके। और मुझे पहली बार जो है मेरे अकाउंट में पैसे आए थे। और यूजुअली जो फर्स्ट सैलरी होती है, तो उस फर्स्ट सैलरी में आप लोग जो है चाहते हैं कि शौक़ पूरे करते हैं पहले तो, कि जूते लेते हैं, कपड़े लेते हैं, बाकी चीज़ लेते हैं। मैंने भी वही किया, और उसके बाद मेरे अकाउंट में कुछ पैसे बच गए, और मैं सोचा अब इसका क्या करूं। सो दिल में आया कि इम्पैक्ट में लगा देते हैं, किसी का भला हो जाएगा। बिकॉज कई बार ये होता है कि आपके पास पैसे जब ज़्यादा आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता उस पैसे करे क्या, वो इधर उधर की चीज़ों में ही खर्च हो जाता है। जी। और वो होता है ना कि आप उससे पहले स्टूडेंट थे, आपके अकाउंट में था 1000-2000 रुपये पड़े रहते हैं। मेरे साथ भी हुआ था। और फिर उसके बाद ये सब जर्नी चली रही थी, मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा था, इतने में कोविड आ जाता है। 21 मार्च 2020 को गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम जो है लॉकडाउन लगा रहे हैं, और लॉकडाउन लगा, सबको जो है ये हुआ कि वर्क फ्रॉम होम होगा। मुझे भी वर्क फ्रॉम होम अलॉट हुआ, और उस समय पे मैंने आम लोगों की तरह, क्योंकि मैं भी उस समय पे थोड़ा सा टीनेज कह लें, या वो 22 से 24 साल की उम्र वाला फेरा था, तो उसमें मैं था। तो मैंने खूब लूडो खेला दोस्तों के साथ मिलके, बहुत सारे दोस्त थे, खेलते थे। 1 वीक 10 दिन खेलने के बाद समझ में आया कि अब बोर हो गया, अब क्या करा जाए। फिर मैंने जो है इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, और उन्हीं दोस्तों में मैंने जो है जब जिनके साथ लूडो खेलता था, उनमें से एक को मैंने ये साझा किया। उनका नाम वीरेंद्र चौधरी है। उन्होंने बोला कि ये आइडिया अच्छा है, आज हमारे ऑफिस में वो मार्केटिंग देखते हैं। तो उसके बाद जहाँ वहाँ से एक मोटिवेशन मिली कि हाँ, कोई तो इसमें भरोसा कर रहा है। बाकी औरों को भी बताया, उनका था कि कहाँ सीए हो के लेबर वाली लाइन में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हाँ चेंज हो रहे हो, तुम्हें क्या नॉलेज इसकी। बट कहीं ना कहीं ये जो एरिया था ये लाइफ से जुड़ा हुआ था। मैं आता हूँ दरभंगा बिहार से, और मैं करीबन जब 4 साल का था तो मेरे गांव में स्कूल नहीं था। तो मेरे पिताजी ने मुझे 4 साल की उम्र में अपने से और मम्मी से अलग करके मुझे जो है दिल्ली भेज दिया, बुआ के पास स्टडी। 4 साल के बाद से आप दिल्ली में ही रह रहे हैं? जी, मैं 4 साल की उम्र से दिल्ली में से रह रहा हूँ, और इसी पर्पज़ से भेजा था कि वो वहाँ पे जाके दिल्ली में पढ़ाई हो जाएगी। और मैंने वहाँ पे जो है गर्मियों की छुट्टी में जाना, या फिर जो मेरे बाकी रिश्तेदार लोग हैं सब तो गांव से ही थे। और मेरे गांव की एक खासियत है कि वहाँ पे 70% लोग जो है आज है ही नहीं, वो 30% लोग ही अवेलेबल है। माइग्रेट होकर दिल्ली या फिर अलग अलग स्टेट में चले जा रहे हैं काम की तलाश में। और आज मेरे गांव में जो लोग बचे हैं वो सिर्फ बूढ़े, बच्चे और महिलाएं हैं। तो मैं हमेशा से इसे रिलेट करता था। ऐसा नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जिसने मैं मदद करना चाह रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई नहीं करता तो मैं भी वही काम कर रहा होता। हाँ। क्योंकि एजुकेशन ने ही मुझे लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उस जगह से उठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ या इस सोल्यूशन को डेवलप कर रहा हूँ। तो उस एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा हाथ है कि उन्होंने 4 साल की छोटे से बच्चे को दूसरे शहर भेजा जी, वो अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। जी, वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को 4 साल की उम्र में एजुकेशन नहीं भेजना चाहता। और
थैंक्स टू माय फादर कि उन्होंने उस विज़न को देखा, उन्होंने उस जगह, उस छोटे से गांव में बैठ के ये समझा कि एजुकेशन आगे चल के कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, कैसे वो जो है इस जर्नी, मतलब उन्होंने यही सोचा होगा कि वो मेरा बेटा एक अच्छे दिशा में जाए, मगर कभी उन्हें नहीं पता था कि शायद वो आगे चल के ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिससे करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो चंद्रशेखर जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा है कि बिहार तो अच्छा स्टेट है, जी। वहाँ से आईएएस भी बहुत निकलते हैं, कई अच्छी पर्सनालिटीज़ वहाँ से निकली हुई, लेकिन अभी भी बिहार में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है कि लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं? ओके। औरतें भी कर रही हैं और पुरुष हैं वो भी कर रहे हैं, और एजुकेशन, जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट कहती है हम एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सो अब मैं अगर इस पे ये बोलूँ कि मुझे कमेंट, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस चीज़ पे कमेंट करने के लिए, बट मेरी जितनी नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन का स्तर उतना बड़ा नहीं है अभी भी। एजुकेशन की क्वालिटी वो नहीं है जो कि आप शहरों में पा रहे हैं या बाकी जगह पे पा रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आपके शहर में रोज़गार नहीं है तो आप दूसरे शहर के लिए देखते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो काफ़ी पीछे है बिहार। और आज के डेट में जो शायद मैं गलत हूँ, मगर शायद 20 करोड़ के आसपास की जो है पॉपुलेशन है बिहार की अपने आप में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन के काम चल रहे हैं, तो इसलिए बाकी लोग जो है माइग्रेट करते हैं। तो वही एक प्रॉब्लम थी, और शायद मैं भी तो माइग्रेट ही किया था। मैंने एजुकेशन के लिए माइग्रेट किया, अच्छी लाइफ के लिए माइग्रेट किया राइट। आज मैं जो है जॉब के लिए माइग्रेट हूँ, शायद ये सॉल्यूशन मैं बिहार में बैठ के बना सकता था, बट वहाँ पे वो रिसोर्स नहीं है, क्योंकि मुझे इस बिज़नेस को बनाने के लिए वो रिसोर्स चाहिए। मुझे चाहिए कोई मेरा टेक्नोलॉजी देखे, कोई मार्केटिंग देखे, कोई फाइनेंस देखे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, वो यहाँ पे मिल रही है। मैंने अभी एक डेटा भी पढ़ा था कि वहाँ पर जो नॉर्मल आप ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, हम लोग ने जो ग्रेजुएट हम लोग 3 साल के ग्रेजुएट 3 साल में होता है ग्रेजुएशन, वहाँ पर 6 साल में होता है ग्रेजुएशन, क्योंकि वहाँ पर रिजल्ट टाइम भी नहीं निकलता है, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होते हैं, तो वो 3 साल का ग्रेजुएशन करते करते 6 साल का हो जाता है। जी, कहीं कहीं पे ये प्रॉब्लम है, मैंने भी पढ़ा ही है आपकी तरह या सुना ही है। मैं खुद नहीं जानता, बट मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है, इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से लोग हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, हमारे पास वो एजुकेशन की नहीं है, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? आज हम सबसे ज़्यादा बिहार माइग्रेट वर्कर को प्रोड्यूस कर रहा है। उस माइग्रेशन का पार्ट मैं भी हूँ, उस माइग्रेशन का पार्ट वो और लोग हैं, चाहे वो लेबर की तरह काम कर रहे हो ब्लू कॉलर में, चाहे वो वाइट कॉलर में काम। और अगर मैं इसी पहलू में बोलूँ तो एक समय पे बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखेंगे सबसे तो बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया की वहीं पर ही थी। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ पर पढ़ने आते थे। जी, और जितने भी बड़े बड़े बौद्ध में या बाकी स्किल में हुए हैं, तो वो वहीं से निकले हैं। मगर अगर मैं पुराना मगध उठा के देखूँ और आज का बिहार उठा के देखूँ, तो उसमें ज़मीन आसमान का फर्क। एक समय पे हम लीड करते थे इस भारत को, आज जो है हम नहीं हैं, हम बहुत उन पिछड़े राज्यों में हैं। शायद जिस तरह से आज तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र अगर मैं बात करूँ, जैसे ये ग्रो कर रहे हैं, उस तरह से बिहार ग्रो नहीं किया। इसमें कौन गलत है, शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बट मुझे हाँ, अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो शायद हम और अच्छा कर सकते थे। हम और क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो आईएएस हैं या बाकी अच्छे दर्जे पे हैं, वो है हम बिहार से ही आप पाते हैं। हाँ। आप पाते हैं कि बिहार से वो लोग आते हैं, तो मे बी बिहार बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। अगर हम भूतकाल को छोड़ के बात करें कि आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है, सो आज प्रेजेंट में बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार अपना 1 से 2 डिकेड लेगा, बट वो पोजीशन को हासिल करेगा। आज वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ रही है, गवर्नमेंट ने ऐसे
बेनिफिट दे रहे हैं जिससे वो इंडस्ट्री जो है वहाँ पे आए। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, तो शायद 1-2 डिकेड का टाइम लगे बट वो पोजीशन हासिल करेगा बिहार। खान सर हैं हमारे हाँ। बिहार से, उनका मैं काफ़ी फेमस जी टीचर हैं। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने एक लाइन कही थी ऐसी ही एक पॉडकास्ट में कि जब करंट सरकार को जब बिहार मिला तो वो गड्ढे में मिला था और यूपी को जब मिला तो वो समतल ज़मीन पे मिला था। तो यूजुअली जब आप कोई बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हो तो पहले आपको वो गड्ढा फिल करना होता है, और शायद हम वही गड्ढा आज फिल कर रहे हैं। एक दिन वो गड्ढा फिल हो जाए तो उसके बाद जो वो बिल्डिंग की रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बिहार से आता हूँ तो मुझे जो है वहाँ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि अगर मैं माइग्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट से है तो वहीं का लड़का भी इसे सॉल्व कर रहा है, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो वही काम करता है। हमारा प्लेटफॉर्म आज एक वर्कर जो कि यूपी, बिहार या कहीं पे भी बैठा हुआ है, उसको वो एक स्क्रीन में पैन इंडिया के जॉब से जोड़ता है। उसे आज वो बताता है कि आपके बगल में कौन सी जॉब चल रही है। आप यहाँ से मुंबई जाना चाहते हो, आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हो, आप दरभंगा में होके जो है क्यों नहीं मुजफ्फरपुर में जाते हो, वहाँ पे काम चल रहा है। तो वही हम सॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। आज डिजिटल लेबर चौक ये कहता है कि आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्योंकि स्मार्टफोन सब घरों में है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि 70% जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो है स्मार्टफोन अवेलेबल है पूरे एक परिवार में। उस परिवार में किसी के भी पास हो सकता है, पति पत्नी बच्चे किसी के भी पास हो सकता है। वो आज डाउनलोड कर सकते हैं, वो पूरी जॉब देख सकते हैं। तो उसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक स्टेज तक हम पहुँचे हैं। नहीं तो आप ये जैसे कि जो लेबर होते हैं नीचे तबके के लोग वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो आप इसको कैसे ईज़ी करते हैं कि वो उस चीज़ को जान सकें, पढ़ सकें, उसको फॉर्म फिल कर सकें? तो इसके लिए आपने क्या किया हुआ है? क्योंकि वो तो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं इतना, नाम लिख जाए या फिर सिग्नेचर कर लें, बहुत उनके लिए बड़ी बात है। जी, मैं थोड़ा पीछे आना चाहूँगा इसमें कि जब मार्च की में जब हमने इस लॉकडाउन लगा था और जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये समझ में आ गया ये मार्केट बहुत बड़ा है, सेकंड नंबर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, करोड़ों लोग इसमें हैं। मगर मेरे जहन में सिर्फ 2 सवाल थे। पहला कि क्या वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, दूसरा क्या वो किसी भाषा को समझते हैं। और इसी जब अनलॉकडाउन 1 लगा मई में तो मैं इसी 2 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लेबर चौक पे गया। मैंने मास्क लगाया, ग्लास शील्ड लगाया और सुबह उठ के मैं लेबर चौक पे जाता था, उसके बाद ऑफिस जाता था। वहाँ पे जब मैं पहुँचा और जब मैंने उन लोगों से बात करनी शुरू करी तो मुझे समझ में आया कि 2020 में जब हम वहाँ पे खड़े थे तो लगभग 40% लोगों के पास फ़ोन था, और उसमें भी एज ग्रुप मैटर करता था कि 18 साल से लेकर जो 40 साल की उम्र का लड़का है उसके पास वो जो है स्मार्टफोन होते थे। क्योंकि एक वर्कर जब पहले माइग्रेट करता वो सबसे पहले स्मार्टफोन खरीद रहा था। रीज़न ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है, उसे फ़ोटो क्लिक करना है। सेकंड जो था वो आपका ही सवाल था कि क्या वो किसी भाषा को समझते हैं, क्योंकि हम तो यूजुअली ये समझते हैं कि लेबर का मतलब वो जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं जानता है, वो अंगूठा लगा रहा है। और जब मैं ग्राउंड पे पहुंचा और जब मैंने उनसे बातें करी तो मुझे ये ज्ञान हो गया कि वो हल्का फुल्का जो है किसी एक भाषा को समझते हैं। वो हिंदी हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, वो बंगाली हो सकती है, लिखना भी शामिल है जी। और इसमें जो है लिखना भी शामिल है, और लिखना नहीं भी आए तो हमें उससे जो है ज़्यादा ये नहीं था, क्योंकि हमने उसके जो है सॉल्यूशन निकाल दिए थे। तो मेरा पहले था क्या वो पढ़ पाते हैं, हाँ। क्या वो अपने नाम को बता पाएंगे, नाम लिख पाते हैं। अगर वो नाम लिख पाते हैं तो उससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। अब जैसे कि मेरी जो कॉलोनी है और मैं अपनी बिल्डिंग की बात करूँ, अपने अपार्टमेंट की बात करूँ, तो उस अपार्टमेंट में जितनी भी मेड आती हैं मेरे ख्याल से शायद एक को ही पढ़ना आता है जी, किसी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ना पढ़ना आता है जी। और आप अगर एक बार बता सके कि और सब बिहार से हैं, और उन मेड की एज का कितना? वही एज होगी 30 से 35 के बीच होंगी। 30 से 35 के बीच होंगी, जी। क्योंकि मैंने देखा बिहार में, मैंने सबसे बात की, वो कहती है हमारी शादी 10-12 साल में हो गई, 15 साल में हो गई, फिर बच्चे भी उनके उस हिसाब से बड़े हो गए, जी। लेकिन एज बहुत कम है उनकी।
ये कहीं ना स्टेट का फेलियर है। मैं इसको नहीं बोलूँगा कि कौन गलत है कौन सही है। एक स्टेट में जब रिसोर्सेस नहीं होते हो तो इसी तरह से चीज़ें होती है। तो इसको मैं स्टेट का फेलियर बोलूँगा जब 10-12 साल के, क्योंकि प्रशासन ने कि ये जिम्मेवारी है कि किसी भी 18 साल की उम्र से कम लड़की की शादी नहीं हो। कई बार क्या होता है ना कि जो डिफ़ाइन करता है सोसाइटी को जो डिफ़ाइन करता है ना, यही कुछ पहलू होते हैं। हम एजुकेटेड हैं, हम जानते हैं कि एक बॉडी जो है उस उम्र में रेडी नहीं होती है, एक मेंटली आप उस उम्र में रेडी नहीं होते। वो अनएजुकेटेड है, वो सोसाइटी की बातों को सुनते हैं, और यही इम्पैक्ट लाता है एजुकेशन। यही बहुत ज़रूरी है कि उसे एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब एजुकेशन रहता है ना तो आप राइट डिसीजन लेते हैं। आप जानते हो कि सही क्या है। सोसाइटी भीड़ में जो है यूजुअली क्या रहता है कि एक भीड़ जो है ना, ये भीड़ चाल को मैं इसे कहूँगा कि एक किसी पर्सन ने एक डिसीजन लिया, एक डायरेक्शन में गया और लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको एजुकेशन आता है, जो आपको बताता है कि नहीं, ये जो देख रहे हो आप, कितना बड़ा सर्कल है, अगर उनके जो फैमिली मेम्बर है या बाकी चीज़ें, वो उसी सर्कल को देख रहे हैं। बट वही जब बड़े शहर में आते हैं, जब वो आपके पास काम कर रही हैं, और उनकी मेंटेलिटी क्यों चेंज हुई उनकी मदर की, क्योंकि वो आपके घर में आती हैं, वो आपको देख रही होंगी, आपके और परिवार के मेंबर को देख रही होंगी। वहाँ पे वो देख रही होंगी कि आपकी कोई सिस्टर है या आपकी कोई डॉटर है, और वो शायद 20-25 साल की भी है, तो वो कॉलेज कर रही है, अर्निंग कर रही है, और वो शादी के लिए आप प्रेशर नहीं कर रहे हो। ये जो जनरेशन है ना, ये इस जनरेशन ने शायद वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है तो वो देखे नहीं है। मगर हम बेस्ट क्या कर सकते हैं एज अ डिजिटल लेबर चौक फाउंडर, एज अ प्लेटफॉर्म, आज हम उसी के लिए काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि अगर मैं उस पर्सन को एक राइट अपॉर्चुनिटी से जोड़ पाया और उसके पास जो है पैसा आएगा, वो और उसकी पत्नी मिलके मान के चलते हैं कि 20-25 हज़ार करके भी कमा रहे हैं, तो वो जो है एजुकेशन दे पाएंगे। जब वो एजुकेशन दे पाएंगे तब जाके आगे की जनरेशन होगी, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो अगली पीढ़ी भी आएगी, वो भी बोलेगी हमारी शादी तो 15 साल में हो गई थी, हमारी बेटी की 16 साल में हो रही है, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हमें जो है अगर इसे चेंज करना है तो हमें जो है पहले एजुकेट करना होगा, और एजुकेशन की सबसे जो पहली नीड आ जाती है वो ये होती है कि फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल हैं, और उसी फाइनेंस को हम लेके आते हैं। इंडिया में कितने लोग काम कर रहे हैं और किस किस कॉलर में काम कर रहे हैं, तो करीबन 60 करोड़ लोग जो है इंडिया में आज के डेट में काम करते हैं। 144 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, 60 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 10% लोग हम जैसे हैं, बाकी 90% लोग जो है ब्लू कॉलर वर्कर हैं। तो ब्लू कॉलर वर्कर की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, जिसमें से हमने जो पहला पहलू चुना, हमने उस पहलू को चुना है जिसमें हम ये कहते हैं कि हम जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर को करेंगे, जो सेकंड लेवल पे करता है। आज मैंने उसकी जर्नी को इतना आसान बना दिया है कि वो एक क्लिक में जो है दुनिया के जॉब से जो है कनेक्ट हो सकता है। तो अब उसके पास ये तो सवाल नहीं है कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा या बाकी चीज़ नहीं मिल रही है। अब उसके पास ये है कि अगर वो अच्छा कमाता है तो वो फिर जो है अच्छी परवरिश दे पाएगा आपको। मैं अब एक ना बच्चे की परवरिश अच्छी करेगा जी, एक सक्सेस जो है ना स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक हमारे ही बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं, एक नाम मैं भूल रहा हूँ, बट एक वर्कर थे, उनसे बस फीडबैक हम कॉल ले रहे थे। आज वो जो है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्हें जॉब मिला, तो वो महीने के जो है 27 से 35 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं। तो बहुत अच्छी इनकम है उनकी, बहुत अच्छी इनकम है, 27 से 35 हज़ार रुपये कमाते हैं ओवर टाइम और लगा के। वो कहते हैं कि सर मैंने जो है पिछले 6-8 महीने या कुछ ऐसी बताया उन्होंने कि मैंने सर इतने महीने में जो है 2,40,000 रुपये कमाए हैं, जिसमें मैंने अपना कर्जा ख़त्म किया है, मैंने अपना घर बनाया है, और मैं अपने बच्चे को जो है 10वीं के बाद साइंस से पढ़ा रहा हूँ। ये चेंज हम ला रहे हैं कि सर वो पर्सन जो है वो उतने ही पढ़े लिखे हैं, वो या ना के बराबर पढ़े हुए हैं, मगर वो अगली पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, अगली पीढ़ी अच्छी एजुकेट हो। तो हर कोई जो है ना, मैं अगर फीमेल की बात करूं, सो फीमेल में ये ना सो बेसिकली ना क्या होता है कि हर लोग ना बिजनेस देखते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या है। यूजुअली लोगों का परसेप्शन ये है
कि बेटे को पढ़ा देते हैं, कमा के तो देगा ही, कमा के खिलाएगा, बेटी पराया धन है, बेटी को नहीं पढ़ाते। हाँ। आज से ना 2-3 साल पहले तक ना मुझे यही लगता था कि हर कोई ना रिटर्न ऑफ इनकम देखता है कि किस पे क्या है। मैं बदरपुर बॉर्डर साइड ही था, दिल्ली का एक जगह है, और वहाँ पे ऐसी ही किसी तरह से मैं बातें कर रहा था कुछ महिलाओं से, और उन महिलाओं का जो है वहाँ पे मैंने एक लाइन सुनी। उन्होंने बोला कि आज के डेट में लड़की और लड़के में क्या फ़र्क है, बेटियां कमा के खिला देती है, बेटा नहीं कमा के खिलाता है। तो मुझे लगता है ये परसेप्शन ना चेंज हो रहा है। ये अब वो वाला परसेप्शन नहीं है कि यार बेटा है तो कमा के खिलाएगा। उनको पता चल गया है कि बेटियां भी कमा रही हैं। और आज अगर आप किसी भी चीज़ को उठा के देखेंगी ना, फीमेल का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है। बहुत बेटर हो गया। मैं इस पोजीशन पे आके जब हम और लोगों से मिल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो मेजर रोल्स हैं या मेजर पोजीशन है वो वुमेन्स ही होल्ड कर रही है कई कॉरपोरेट्स में, जैसे आज भी आप मेरे सामने बैठी हैं। तो ये चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ 1-2 जनरेशन और लगेगा। बस ये चीज़ अगर सबके दिमाग से निकल जाए कि वो हम पैसा शादी के लिए रख रहे हैं, ये चीज़ दिमाग से निकल गई ना कि हम 20 लाख रुपए या फिर 30 लाख रुपए हमने लड़की की शादी के लिए रखा हुआ है, वही पैसा हम एजुकेशन, लड़की के एजुकेशन में लगाते तो वो 2 से 3 साल में आराम से 25-30 लाख रुपए निकाल देगी। जी मैं अच्छी इंजीनियर बन गई, अच्छी डॉक्टर बन गई, जो भी उसको पढ़ाई करनी है, 25-30 लाख रुपए आराम से वो निकाल लेगी। जी बिल्कुल, मैं इवन इस पे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जिन महिलाओं से मैंने ये बात सुनी थी वो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर उनकी बेटियां जॉब कर रही हैं और उनकी बेटियां उनके बेटों से अच्छा कमा रही है। और उन सब ने ये कहा कि पहले आप ये मानेंगे कि पहले ये भी रहता था कि बेटियों को घर से कैसे निकलने दें। हाँ, बेटियां हैं कमाएंगी, पहले ये भी बहुत था कि हाँ, बेटियां कैसे कमा सकती है, हम बेटियों की कमाई थोड़ा ना खाएंगे। हाँ, ये एक बहुत ही पंच लाइन है हाँ, पेरेंट्स की, खासतौर से फादर की, पिता की, कि हम बेटे की कमाई, बेटी की कमाई तो हम खाएंगे नहीं। जी अब वो चेंज हो गया। हाँ। अब बेटियां कमा रही है, किसी को भी इस बात पे एतराज़ नहीं है कि मेरी बेटी घर से बाहर जा रही है, वो बेटियां कमा रही है। जैसे हमने ये एक चेंज किया है एंगल, मुझे लगता है कि हमें कुछ समय और लगने वाला है, 1-2 जनरेशन का, उसके बाद ये एंगल भी चेंज हो जाएगा कि हम जो है ये जो देखते हैं ना लोग कि मैं रिटर्न ऑफ इनकम क्या आ रहा है, बेटे को पढ़ा देता हूँ, मास्टर करवा देता हूँ या प्रोफेशनल कोर्स करवा देता हूँ, फिर वो अच्छा कमा के लाएगा, बेटियाँ तो यार बैचलर डिग्री करवा के शादी कर देंगे, पराया धन है, कमा के नहीं देगी। बट वहाँ पे वो चेंज आएगा। तो आप जो मेड होती, मोस्टली जो महिलाएं जो हैं वो घर के काम, लोगों के घरों में काम करती हैं, तो वो उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? डिजिटल चौक उसके लिए क्या काम कर रहा है? सो डिजिटल लेबर चौक में जो है हम मेड पे अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये हम कमिंग फ्यूचर हम लोग जो करते हैं, हम जो लेडीज़ हैं या जो फीमेल जितने भी हैं उनको हम जो है बेटर जॉब में कनेक्ट करते हैं। उनको फैक्ट्रीज़ की जॉब से कनेक्ट करना, उनको जो है कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ होता है तो उससे कनेक्ट करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप ये देखेंगे कि जितने भी स्किल बेस्ड जॉब है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, कारपेंट्री का वर्क हो गया, ये मेल डोमिनेटेड जॉब है। हाँ, अभी जी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है उस ट्रेड में, उस स्किल में जो है वुमेन्स को ट्रेन करते हैं और उनको जो है प्लेसमेंट करवाते हैं। तो इसके लिए आप कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी जी हम महिलाओं को आप प्रोवाइड करते हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इवन हम कुछ ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ हम वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं। तो महिलाएं कैसे आपकी कंपनी से कनेक्ट करती हैं, जो बिल्कुल इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है? वो कैसे आपकी गूगल पर कैसे सर्च करती हैं कि हमारी ये डिजिटल चौक है, हमें इससे कनेक्ट होना है, फिर हमें कुछ लर्निंग करनी है यहाँ पर आकर? सो देखिए, जो हमारे बारे में जान चुका है उसे पता चल गया कि डिजिटल लेबर चौक ये है, वो सिंपली या तो हमारे नंबर पे फ़ोन कर दे और हमें बता दे कि मुझे इस तरह की जॉब चाहिए, मैं इस शहर में चाहिए, हम कनेक्ट करवा देते हैं। आज हमारे पास एक महिला के लिए इस तरह की जॉब है कि वो अगले 7-8 साल किसी कंपनी के साथ अगर वर्क करे तो वो 70-80 हज़ार रुपये तक पहुंच जाएगी। मैं उसकी जर्नी को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है इंडिया की, वो ये कहती है कि मुझे हर महीने जो है 500 से ज़्यादा जो है फीमेल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नहीं वो जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो कहती है कि हमें जो है फीमेल चाहिए
हर महीने जो है 500 से 1000 लोग चाहिए। और सिर्फ फीमेल में क्योंकि हम दोनों मिलके जो है वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क करते हैं। एक महिला जब ज्वाइन करती है, हम बोलते हैं उसे हम 18,000 रुपीज़ देंगे, 6 मंथ का जो है ट्रेनिंग होगा, उसके बाद हम उसे 25,000 कर देंगे। 25,000 के बाद 2 साल काम करेगी तो उसके बाद जो है हम उसे डायरेक्ट जो है 36,000 कर देंगे, फिर उसके बाद 50,000 कर देंगे 2 साल पे। तो 7-8 साल में वो जो है 70-80 हज़ार 80,000 तक पे पे पहुंच जाती है, क्योंकि वो स्किल का स्किल बेस्ड उनका काम जी। होता है। तो इस तरह के ना हम अपॉर्चुनिटीज़ को ला रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी करंट में जो है कंस्ट्रक्शन पे फोकस थे, अब हम थोड़ा और भी फैक्ट्रीज जॉब में देख रहे हैं। मेड और बाकी चीज़ों में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, Time है। बिकॉज बहुत बड़ा मार्केट है ये, बहुत बड़ा मार्केट। और बहुत लोग हैं, तो वही है कि हम एक एक करके स्टेप ले रहे हैं। हम जितना इम्पैक्ट ऐड कर पाएंगे इस वर्ल्ड में, हम इम्पैक्ट ऐड तो करेंगे। शुरुआत में शेखर जी कितनी आपने कितने लोगों पर काम किया है, कितने लेबर्स आपके साथ जुड़े? ओके, सो आज के डेट में हमारे पास जो है करीबन 2 लाख से ज़्यादा वर्कर जुड़े हुए 2 हैं। लाख से ज़्यादा। जी। और हमारे पास जो है आज के डेट में 5,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, और करीबन 500 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिन इसमें ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, और इसमें इंडिया के सब बड़े बड़े नाम जितने भी हैं वो सब आते हैं। आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो पैन इंडिया की है। हम 27 स्टेट्स में किसी को भी जॉब दिला सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से आज जो कोई भी मैक्सिमम कमाता है तो वो 15-18 हज़ार से लेकर जो है 40,000 रुपये तक कमा लेता है। तो हम जो लोअर सेगमेंट को कैटर करते हैं उनके लिए एक अच्छी इनकम है। हर कंपनीज़ का अगर आप देखेंगी तो कंपनीज़ क्या करती हैं कि कंपनीज़ जो है अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करती है कि उन्हें पहले ट्रेनिंग लेना होता है और उसके बाद ही वो सेल होता है। तो अगर मैं कजारिया की बात करूँ तो कजारिया अपने जो है ट्रेंड करता है। मैं अगर बात करूँ जेसीबी की तो जेसीबी ट्रेंड करता है। मैं कर्मा के हेलमेट की बात करूँ तो वो ट्रेंड तो करता है। अलग-अलग हर कोई उसमें अपना अपना कुछ यूएसपी बना के जो है ट्रेंड करता है कि ट्रेड लोग करता है। अगर मेरे प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो जाएंगे तो जो मेरे से प्रोडक्ट ले रहा है वो वर्कर भी बोलेगा एक्सपर्टीज चाहिए। तो हम उस पर काम कर रहे उस पे हैं काम करते हैं। कि मैं, और सिर्फ हम इसी पे नहीं काम कर रहे हैं कि हमने जॉब दिला दिया, हमने जो है स्किल दिला दिया। हमारा काम है उसको सोशल सिक्योरिटी से जोड़ना। आज गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के पास $1 मिलियन का बेनिफिट जो है अकाउंट में पड़ा रहता है, मगर लोगों को ये नहीं पता कि क्लेम कैसे किया जाए। उनके नाम पे पैसे पड़े हुए हैं सरकार के अकाउंट में, किसी को नहीं पता गया। लेकिन मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि मेरी कई किसानों से, जैसे किसान से रिलेटेड भी कई स्कीम्स चलती हैं गवर्नमेंट की। अब मेरे किसानों से जब बात होती है तो कहते हैं कि नहीं मैडम, हमें तो मिल ही नहीं रहा ये बेनिफिट, अब ये सब्सिडी गवर्नमेंट चला रही है, हमें तो मिल ही नहीं रही। क्योंकि जब हम लोग जाते हैं तब वो पेपर्स मांगते हैं, और पता नहीं कौन कौन से पेपर्स मांगते हैं, हम बता ही नहीं पाते, ना हमारे पास होते हैं। इसकी वजह से हमें सब्सिडी नहीं मिल पाती है। अगर पेपर भी जाकर दे दो तो उसकी जो प्रोसेस होता है इतना लंबा होता है, तब तक हमारी फसल कट भी जाती, पक भी जाती, निकल भी जाती है। जी। तो क्या फ़ायदा है ऐसे सब्सिडी लेने का? सो इसमें ना क्या है कि देखिए, जो अधिकारी जहाँ बैठा है ना, उसको भी ना वो पेपर चाहिए होते हैं परमिशन ग्रांट करने के लिए। उसके पास फंड पड़ा है मगर उसके पास वो परमिशन नहीं है कि वो ग्रांट कर दे, उसको वो डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं, होगा। किसान ये भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे नियम उसमें होते हैं कि जो हम वो नियम को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। जी जी, और उसी के लिए हमें ट्रेन करना है। जब हम लोग ट्रेन करते हैं, हमें पता है कि एक जो कंस्ट्रक्शन में वर्कर काम कर रहा है उसके लिए लेबर कार्ड बनाना कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल, हाँ। लेबर कार्ड में आज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये कहती है कि आप जो है उसके 90 दिन का एविडेंस ला के दीजिए जिसमें उसने ये बोले कि कहीं पे 90 दिन काम किया है। उसके साथ अगर एक लेबर कार्ड के साथ करीबन 27-28 बेनिफिट आते हैं, जिसमें ये भी आ रहा है कि आपको कुछ हो जाएगा तो 4 लाख रुपए इंश्योरेंस मिलेगा, आपकी बेटी की शादी होगी तो 50,000 रुपये मिलेगा, आपकी बेटी 10वीं पास करेगी तो 25,000 तक आपको मिलेगा। ये ऐसे बहुत सारे बेनिफिट आते हैं। वो लेबर कार्ड बहुत ज़रूरी है उनके लिए, मगर आसानी से बन नहीं पाता। बस बन नहीं पाता क्योंकि उसको वो प्रोसेस ही नहीं पता। उनको पता ही नहीं है कि ऐसा गवर्नमेंट ने कोई स्कीम भी लॉन्च की हुई जी है। जी जी, और पता भी है ना तो क्या होता है, उनको लगता है कि हम अप्लाई करने के लिए, अगर मैं एक वर्कर की जर्नी आपको बताता हूँ, लेबर कार्ड की जर्नी क्या है। किसी वर्कर को ये पता चला कि मैं जो है कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर कार्ड बनता है, तो वो पहले जो है जाएगा किसी CSC के पास, कंप्यूटर से अप्लाई करवाएगा।
उसके बाद कुछ दिन मिलेंगे, उसमें भी उससे जो है 4-5 डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, लीगल आइडेंटिटी और बाकी चीज़ों से रिलेटेड। मगर वो 90 दिन का सर्टिफिकेट मांगेगा काम का। वो 90 दिन का सर्टिफिकेट कोई ठेकेदार नहीं देता उसको, उसका काम वहीं रुक गया। तो हम उसमें मदद करते हैं कि वो 90 दिन का सर्टिफिकेट दिलाने में। उसके बाद हमें ये पता है कि जैसे ही वो जाएगा फिर आगे चल के जो है डिस्ट्रिक्ट के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आके वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, फिर वेरिफिकेशन होगा और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होगी। बहुत सी चीज़ें होती तो हैं। जब तक हम किसी को ये इतना ट्रेंड नहीं करेंगे, आज मैं उस को बता दूं वर्कर को कि देखिए मैं आप मेरे थ्रू काम कर रहे हैं और मैं आपको इतना सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई कर देता हूँ, मैं 90 दिन का जॉब वेरिफिकेशन पे आएगा तो वो 4 सवालें पूछेगा और ये प्रोसेस है, वो वेरिफिकेशन पे आएगा, इतना टाइम लेगा, ये सब करेगा। तो वो पर्सन उसके लिए मेंटली रेडी है, वो उस डॉक्यूमेंट को बना के रखेगा, निकाल के रखेगा कि जिस दिन वो आएगा तो वो कर देगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी आ रहा है वो भी जब तक वो उसे चेक नहीं करेगा वो नहीं करेगा, आगे परमिशन नहीं देगा। और आज के डेट में इतना डिजिटल हो गया है कि ऐसा भी नहीं है कि बस वो अपने तरफ से लिख देगा, उसको फ़ोटो क्लिक करके डालना होता है, उसे बाकी चीज़ें परमिशन डालनी होती है, तभी जाके वो आगे अप्रूव होता है। तो हम इस पे भी काम कर रहे हैं, हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे उन जो सोशल सिक्योरिटीज़ है, योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है, अटल योजना है, इन सब से कैसे जोड़ा जाए। हमने अभी कंस्ट्रक्शन पे फोकस किया बिकॉज कंस्ट्रक्शन की खूबी क्या है कि जितने भी कंपनीज है या कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी लीगली कुछ आइडेंटिटी बना के चलते हैं, वर्कर की वो आइडेंटिटी मिसिंग है। तो हमने इसीलिए इस पहलू को पकड़ा है कंस्ट्रक्शन को, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के जो है एग्रीकल्चर को भी लाना है। एग्रीकल्चर की इनकम का आज ये हाल है कि वहाँ पे जो है 250-300 रुपये जो है मिलता है। ये क्योंकि मैं ग्राउंड से जुड़ा हूँ, मैं जानता हूँ 250-300 रुपये मिलता है। दूसरी साइड हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन को या बाकी एरिया को, बाकी एरिया में दिन के 400 से 500 रुपये ईजिली मिलते हैं। आज एग्रीकल्चर में एक साइड जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है आज लोगों की जॉब्स जो है ख़त्म हो रही है क्योंकि उसमें लेस पिंग जॉब थी, मगर सेकंड साइड अगर हम कुछ डेटास पे बात करें तो रिसेंट में पीएम मोदी जी या डिफरेंट कंपनीज ये कह रही है कि इंडिया में वर्कर है मगर स्किल्ड वर्कर नहीं है। ये पॉइंट है, स्किल्ड वर्कर नहीं है। और वो स्किल्ड वर्कर जो पर्सन जो एग्रीकल्चर में 8,000 रुपये, 7,000, 9,000 रुपये, 10,000 से कम कमा रहा है, वही पर्सन जो है 25,000 कमा सकता है। तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आज भी है और उसी को डिजिटल लेबर चौक मदद कर रहा है कि आपके पास एक तरफ से एरिया बंद हो रहा है, हमें पता है कि रेवोल्यूशन है। कोई भी पर्सन, हम कितनी भी बातें कर लें, अगर मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना एक घर बना रही हैं और आपको एक मशीन की कॉस्टिंग जो है 500 रुपये पड़ेगी और वो आपके जो है 2 कमरों को जो है प्लास्टर कर देगा मशीन के से, आपको जो है लेबर की ज़रूरत नहीं है और वही लेबर जो है 4 लेबर लगेगी। 500 रुपये का मशीन और 4 लेबर जो कि 800 रुपये से पड़ रही है 3200 रुपये। एज अ कस्टमर आप हमेशा मशीन प्रेफर करोगे क्योंकि हर कोई सेव करना चाहता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी वही है, हमें एक हमारे जो जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो राइट डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आप शिखर जी कंपनियों को ही आप लेबर प्रोवाइड करवाते हैं कि जो आम आदमी है, जैसे कि मुझे अपना घर बनवाना है और मुझे लेबर चाहिए घर के लिए, तो मुझे भी वहाँ से आपकी वेबसाइट से, आपकी प्लेटफॉर्म से लेबर मिल जाएंगे? जी उसमें अभी हम जो है करेंटली कंपनीज को देते हैं। रीज़न ये है कि हम कहीं पे ये श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि जो पर्सन हमारे पास आ रहा है वो 100% हम उसकी स्किल को असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस स्किल असेसमेंट टाइम लेता है और बहुत सारे जो है कॉस्टिंग उसके साथ इन्वॉल्व होती है। क्योंकि हम लोग जो मेनली होता है, एक तो पर डे के हिसाब से मिस्त्री से काम करवाते हैं और एक ठेके पर भी काम करवाते हैं। जी। ये 2 तरीके से काम होता है। दिन के हिसाब से तो वो बहुत लंबा खींचता है, फिर जैसे ही हम ठेके पर देते हैं तो वो फटाफट काम हो जाता है। तो वही मैं चीज़ बताना चाह रहा था कि जब मेरी कस्टमर की डेफिनेशन ही ये है, अगर आपको पता है कि कैसे काम होना है, कैसे काम लिया जाता है, तो आप मेरे प्लेटफॉर्म से हायर करिए। मैं उस पर काम कर रहा हूँ इन पहलू पे, मुझे कुछ समय लगेगा जहाँ पे मैं इंडिविजुअल्स के लिए भी आऊँगा, बट आज मैं जो है B2B2C और B2B में डील करता हूँ। हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जैसे जो लेबर चौक पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बस एक इंडिविजुअल ही जा रहा है जिसका घर का ऑनर है, वहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स भी जाते हैं। हम उन कॉन्ट्रैक्टर्स को सर्व करते हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को पता है कि वर्कर से काम कैसे लेना है,
उसे पता है कि मैं उसको जब टाइल दे रहा हूँ, एक टाइल की कॉस्टिंग जो है 500 रुपये की, 1000 रुपये की है, अगर उसने गलत लगा दिया तो कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर को एक्चुअली में पता रहता है कि काम कैसे लिया जाए, तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्टर को सर्व कर रहे हैं और कंपनीज़ को सर्व कर रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में हम प्लान कर रहे हैं कि हम जो है एंटर करेंगे जहाँ पे हम इंडिविजुअल को सर्व कर सकें। क्योंकि जो मैंने जो देखा है कि जो सड़क के किनारे जो बेचारे लेबर बैठते हैं, उनको सही से पैसे नहीं मिल पाते, उनको जो मज़दूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, क्योंकि उस वक्त वो मजबूर होते हैं। अब वो मांग रहे हैं 500 रुपये, अब वो 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे से बैठे हुए हैं, उनको नहीं मिल पा रही है जो वो मांगना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो मजबूरी में 300 रुपये में भी चले जाते हैं। जी, तो ये तो उनका नुकसान है ना, काम तो वो पूरा करेंगे लेकिन उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी वहाँ पर। जी। मैं आपको ना इसके दो पहलू से बताता हूँ। एक हम एज ए वर्कर ही ले लेते हैं कि एक वर्कर जो 500 रुपये या बाकी लोगों की जॉब देख रहा है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो इसलिए वो 300 पे जा रहा है। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिस पे हमने बोला कि इस प्लेटफॉर्म पे दुनिया जहान की जॉब है, आपके नियर बाय की सारी जॉब है, आप उसको देखो और उसमें करो। जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मैक्सिमम, आपकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। आप जो लेबर चौक जो है वहाँ से भी जो लेबर है वहाँ से भी हायर करते हैं आप? जी, उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं, मतलब कि अब तो वो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो आपकी टीम उनके पास भी जाती है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, आप इस पर रजिस्टर करिए तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, हम अच्छी कंपनियां आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। जी। सो जो हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, कैंपेन लगाते हैं, उनको बताते हैं कि हम आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकते हैं। हमें पता है कि उसे ESI PF कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हम उसको बताते हैं कि जो आप इंडिविजुअल यहाँ पे काम ढूंढ रहे हो, मैं कैसे आपको इंडिया के बिग कंपनीज़ के साथ जोड़ सकता हूँ। वो फिर मैं बिग कंपनीज़ के साथ उनको जो है डायरेक्ट जो है कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हम एक उनकी मदद कर रहे हैं। हम कारपेंटर की बात करें, एक कारपेंटर 15-18 साल काम करता है, मगर उस कारपेंटर वो सब कुछ बना सकता है। आप उससे बोलिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं, वो उसके पास जो पहला ऑप्शन करेगा, अगर उसके पास स्मार्टफोन है तो वो बोलेगा मैम ये गैलरी है, मैंने ये बना रखा है, आप ये देख हाँ, लो, आप देख लो, ये मैं इनमें से कुछ भी बना दूंगा। हाँ, वरना आप बोलेगा कि मैडम आप डिज़ाइन दिखा दो, मैं बता दूंगा, मैं बना दूंगा। हाँ। क्योंकि उसकी कोई डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है। उस डिजिटल आइडेंटिटी को हम क्रिएट करते हैं। जब मैं अपने घर का पूरा फर्नीचर तैयार हो रहा था, तो हमारे घर जो कारपेंटर आया वो पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, तो मैंने कहा कि तुम्हारा कोई कैटलॉग है क्या है, कैसे बताओगे? तो उसने कहा कि मैम आप जो है मुझे अपनी वो फ़ोटो दिखा दो जो ऐसा आप बनाना चाह रहे हो, अब कैसा भी होगा मैं बना दूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने 3-4 फ़ोटोज़ अपने अकॉर्डिंग मैंने डाउनलोड की हुई थी, वो मैंने दिखाई। मैंने कहा कि लेकिन ये जो बेड देख रहे हो ये 3 लाख रुपए का है, मार्केट में 3 लाख का मुझे इसी डिज़ाइन का चाहिए। तो उसने कहा कि मैडम ये तो पता नहीं कहाँ से 3 लाख रुपए का बिक रहा है, ये तो हम तो 50 से 60 हज़ार में बना देंगे। जी। सेम ऐसे ही सारी जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, सब कुछ आपको और अच्छी चीज़ें मैं बता दूंगा, वो ऐड करवाइएगा तो आपका जो बेड है और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इस लकड़ी में करवाइए, सागवान में करवाइए। उसने मुझे हर लकड़ी के बारे में बता दिया, जो उसके ऊपर डिज़ाइन लगता है और जो जितनी भी चीज़ें लगती हैं सब कुछ उसने मुझे बताया। उसने मुझे लिखवा दिया कि ये चीज़ें ये ऐसे मिलेगी, ये ऐसे मिलेगी। और सच में जब वो बनकर आया उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उससे ज़्यादा मजबूत होगा। हाँ। सो यही तो पुराने जो हमारे लोग हैं, हमारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, ये लोग यही तो करते हैं कि ये खुद के हाथों से बनवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने बनवा के जो लकड़ी लगेगी, और ये चीज़ मिसिंग है। मैं आज ये कहता हूँ कि अगर मैं उस पर्सन की आइडेंटिटी को आपके सामने डिस्क्लोज कर देता और इसी तरह से मैं डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करके देता, तो शायद आप उसको ना 10,000 रुपये का प्रीमियम भी दे देते, क्योंकि आपको 3 लाख की चीज़ फिर भी 1 लाख की पड़ती। और यही चीज़ मिसिंग है। हम आज अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल लेबर चौक पे यही कर रहे हैं कि हम उसकी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हैं। आज हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं इन लोगों को। हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्किल है। आज मैं आपके मेड की ही बात कर लूँ, उसकी स्किल है। अगर आपने एक फीडबैक दे दिया, वो फीडबैक उसको नई जॉब पाने में बहुत मदद मिलेगा। हम आज वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे कोई भी वर्कर
जो हमारे पास आता है और रजिस्टर करता है, जब वो हमारे साथ जर्नी में काम कर रहा होता है तो उसका पास्ट कस्टमर उसके बारे में फीडबैक देता है, हम वो प्रेजेंट करते हैं, वो अपने डिज़ाइंस या बाकी चीज़ों को अपलोड करता है, तो उससे ये पता, उसका एक कैटलॉग भी बनता जाता है कि वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। हम इस तरह का प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो ये जो स्किल्ड बेस्ड जो आप बता रहे हैं, ये सिर्फ कारपेंटर हो गए या फिर जो मज़दूर है तो उन्हीं के साथ ही आप काम करते हैं, या फिर जो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, इनके साथ ये भी आपके साथ जुड़े हुए सो हैं? हमारे साथ आज हम जो वर्क कर रहे हैं, हम सिलेक्टेड ही स्किल में हैं। सो हम लोग जो काम करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन लेबर, मैसन, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे लोग आते हैं। ऑल्सो हम जो टेक्नीशियंस होते हैं, ITI ग्रेजुएट या बीटेक सिविल के, उनके साथ काम करते हैं। हमारा प्लान ये है कि हम लिंक्डइन बनाना चाहते हैं फॉर द ब्लू कॉलर वर्कर। आज लिंक्डइन वाइट कॉलर के लिए है, मेरे और आपके लिए। मैं आपको जान लूंगा, आप मुझे जान लेंगे, मगर जो ये स्किल बेस्ड दुनिया है, उस स्किल बेस्ड दुनिया में ये उनको तो मिसिंग पता है। भी नहीं है कि लिंक्डइन होता क्या है। जी, उन्हें पता भी नहीं है और वो शायद उस तरह से कभी चीज़ों को बना भी नहीं सके। मगर हम, जब वो हमारे साथ काम कर रहा है तो हम उसकी सारी जर्नी को रिकॉर्ड करते हैं। अब जब वो रिकॉर्ड करके और आपके जैसे जो कस्टमर है, जब उन पे वो फीडबैक ऐड कर देते हैं या रिकमेंडेशन ऐड कर देते हैं, वो 4 चांद लगा देता है उनके प्रोफाइल को। तो शेखर जी, इसकी आप कुछ फीस भी लेते हैं कि डायरेक्ट ही आप कनेक्ट करते हैं उनसे? तो हमारे पास जितने भी जॉब सीकर्स हैं, हम उनसे कोई फीस नहीं लेते। तो आप अपनी इनकम फिर कैसे जनरेट करते हैं? हम अपनी इनकम जो क्योंकि है आपकी जॉब, टीम भी जी, बड़ी है। तो हम अपनी इनकम जो है जॉब प्रोवाइडर से करते हैं, जहाँ पे हम कंपनीज से, कॉन्ट्रैक्टर से, उनसे पैसा लेते हैं। जी, हम इस प्लेटफॉर्म पे एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जहाँ पे उसको जॉब भी मिले, उसकी डिग्निटी भी उसे प्राप्त हो, वो स्किल भी डेवलप कर सके, वो बाकी चीज़ों फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के साथ, फाइनेंशियल असिस्टेंस के साथ भी जुड़े। क्योंकि इन लोगों को आज भी आप देखेंगे लोन नहीं मिलता है, क्योंकि इनकम प्रूफ नहीं है। बैंक कैसे पैसा दे दे? बैंक को भी एक उनके भी नॉर्म्स होते हैं। तो ये साहूकार से पैसा उठाते हैं, ये महीने के 2-3% पे पैसा उठाते हैं। NBFC को आप ये नहीं दोगे कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, आपका सैलरी स्लिप कैसा दिखता है, तो आपको पैसा वो कैसे दे। और इसी चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं। हम आज ये ट्रैक भी करने वाले हैं, जहाँ से हम ये करेंगे कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, और जिसके बेस पे हम उनका जो सैलरी स्लिप और बाकी चीज़ें सब करते हैं, उनको राइट काइंड ऑफ बैंकिंग से कनेक्ट करते हैं। हमें पता है कि अगर हमने किसी को एक बार लोन दिला दिया, उसके बाद उसका सिविल जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और सिविल के बाद वो अपनी जो है जर्नी खुद कर सकता है। बट बिफोर सिविल उसकी एक कोई जर्नी नहीं है, उस जर्नी को हम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस स्कोर। वो हम क्रिएट कर रहे हैं कि वर्क परफॉर्मेंस स्कोर के बेस पे हम उसे राइट काइंड ऑफ बैंकिंग से कनेक्ट करें और उसकी जर्नी को सुधारें। ठीक है जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो वर्कर से कैसे कनेक्ट करता है, और आप उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं, वो कैसे कनेक्ट करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं आप उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो आप दोनों कैसे कनेक्ट होते हैं? श्योर। हम लोग क्या करते हैं कि हम जो बड़ी कंपनी है, जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर है, उन सब से हम पहले उनके प्रोजेक्ट लेते हैं, उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं। लिस्ट करने के बाद, क्योंकि हर जनरल कॉन्ट्रैक्टर को जो है सब कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होता है, जिसे हम ठेकेदार कह रहे हैं, तो वो ठेकेदारों के लिए हम लिस्ट करते हैं। कोई भी ठेकेदार जब हमारे पास आता है, तो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कोई दिल्ली का ठेकेदार आया, तो और उसे दिल्ली में ही कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो पूरे प्रोजेक्ट उसको वहाँ पे दिखते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मैं वर्कर से कैसे कनेक्ट करता हूँ। हम जो वर्कर होते हैं, जो कि एक डेली वेज जॉब ढूंढ रहा होता है, उसके लिए हमारे पास 5 मॉडल है। पहला मॉडल जो हमारा करंट मॉडल है, हम वीडियो कर रहे हैं, तो ऐसे हम जो है सोशल मीडिया की मदद लेते हैं, शॉर्ट प्लेटफॉर्म की मदद लेते हैं। दूसरा, हम अपने कैंपेन्स लगाते हैं लेबर चौक पे, स्लम एरिया, विलेज पंचायत में जाके, वहाँ पे हम कैंपेन लगाते हैं। वहाँ से हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं कि कैसे हम आपको जॉब दिला सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अदर बेनिफिट दिला सकते हैं। थर्ड, हमारे जो कियोस्क होते हैं, जैसे आप ये देखेंगे कि एयरटेल और VI के ना जगह जगह पे छोटे छोटे सिम वाले कियोस्क होते हैं। ऐसे ही ना हम जो है हाईली लेबर पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, वहाँ पे हम अपने छोटे छोटे ऑफिस खोलते हैं, जिनको हम सहायता केंद्र कहते हैं। और इसका मेन मकसद ये रहता है कि हम ये कहते हैं कि हम आपके जॉब पार्टनर हैं। आप किसी भी स्टेट में
किसी भी सिटी में जॉब चाहिए आप हमारे पास आइए, हमारे पास उसके वहाँ की जो है जॉब है, हम आपको बता देंगे। अब जैसे कि कोई एक मजदूर है, वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा, लेकिन उसकी पास अच्छी स्किल है, कुछ नहीं जानता है, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन जानकारी उसको बहुत है अपने फील्ड की। अब वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा? फ़ोन के थ्रू, SMS के थ्रू, व्हाट्सएप से, या फिर ऐप है आपका? हमारा एक नंबर है 9654007500, वो उस पर कॉल करते हैं। IVR पे आता है कि आप काम ढूंढ रहे हैं, आप वर्कर ढूंढ रहे हैं, या आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक दबा के वो काम के लिए कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे ही दबाते हैं तो हमारे जो हेल्प डेस्क होता है उससे कनेक्ट होते हैं, वो बताते हैं कि मुझे इस शहर में ये मेरा स्किल है और मैं इतने जो है वेजेस पे काम ढूंढ रहा हूँ, तो हम वहाँ कनेक्ट कर देते हैं। सपोज करते हैं कि कोई इतना सक्षम है जिसके पास स्मार्टफोन है, वो हमारी एप्लीकेशन है डिजिटल लेबर चौक करके प्ले स्टोर पे, वो उसको डाउनलोड करता है, बहुत ही सरल शब्दों में अपना नंबर डालेगा, OTP आएगा, अपनी स्किल ढूंढ लेता है कि मुझे कौन सा चाहिए। अगर वो मिस्त्री चुन रहा है तो मिस्त्री में किस तरह का मिस्त्री हो, ब्रिक मैशन हो, प्लास्टर मैशन हो, स्टोन मैशन हो, किस तरह के, वो सारे स्किल सर्च करता है। उसके बाद हम आगे जाके उससे बहुत कुछ नहीं मांगते, हम उससे बोलते हैं नाम बता दीजिए, उम्र बता दीजिए, जेंडर, क्या एक्सपीरियंस है और कितने पढ़े। इसके बाद वो जैसे ही एंटर करेगा, वो भारत के 5000 से ज़्यादा जो जॉब्स हैं उनसे कनेक्ट हो जाता है। एक सिंगल स्क्रीन में उसको 5000 से ज़्यादा जॉब। तो फिर आप उसको जॉब से कैसे कनेक्ट करवाते हैं? जैसे कि अब उसके अकॉर्डिंग कोई जॉब है, अब आपको लग रहा है कि ये जो मजदूर है इसने मिस्त्री में ऐड किया हुआ है अपने आप को, तो आप कैसे उससे कनेक्ट करेंगे, कैसे आप उसको अप्रोच करेंगे? ये यहाँ पर जॉब्स हैं, आप यहाँ पर आकर आप अपना स्किल्स आप दिखा सकते हैं। जैसे अगर सपोज करते हैं आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने जॉब को पोस्ट कर दी, तो जब मैं आपके जॉब को देख रहा हूँ तो पहले मैं फ़ोटोज़ देखूंगा, वीडियो देखूंगा, सारी जानकारी देख लूँगा, ESI है, PF है, रहने की फैसिलिटी है, खाना पीना है, क्या मैं अगर 800 रुपये देख रहा हूँ तो 850-900 रुपये की जॉब है, वो सारी चीज़ें देख लेगा। उसके बाद डायरेक्ट एक कॉल बटन आता है कि वो आपसे बात कर ले। हम उसको बस ये डिपेंडेंट बना देते हैं कि अगर एक पर्सन जो बिहार के दरभंगा ज़िले में बैठा पड़ा है और वो जो है दिल्ली में काम ढूंढ रहा है, तो आज उसके पास दिल्ली के जो है 500 से ज़्यादा काम है। अब वो किसी पे भी क्लिक करे, किसी से भी बात करे, उसे सपोज करते हैं कि आज आश्रम के पास काम चाहिए, तो आश्रम के पास के सारे काम दिखेंगे, वो आसपास का जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो उसको दिख जाएगा, उसको दिखेगा, वो आपसे बात कर लेगा। सपोज करते हैं एक्स पहले आपसे कर लिया, फिर मेरे से कर लिया, उसको जो बेटर जॉब मिलेगा उसके साथ वो चला जाता है, और ये सारी चीज़ें हम ट्रैक करते हैं। दूसरा इसके सिवा ये भी है कि अगर वो चाहता है कि मेरे को दूसरे लोग फ़ोन करें, तो उसमें हम ये भी कर देते हैं कि वो हमें बताता है कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो अब क्या करा जाए, क्या करें? तो वो जैसे ही हमें ये बताता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि ये वर्कर खाली है, आपको मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री है, ये खाली है, आप इसको रीच आउट कर लीजिए। तो इस केस में जो है आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, तो जिससे जो है दोनों का हैंडशेक हो जाता है, और हम एज अ प्लेटफॉर्म डिजिटल लेबर चौक उनको सपोर्ट कर देते हैं। और शेखर जी, गवर्नमेंट के साथ आपका कितना टाई अप है? गवर्नमेंट और आपका जो डिजिटल लेबर चौक है, कितना एक साथ मिलकर काम कर रहा है लेबर्स के लिए? गवर्नमेंट के लिए मैं ये बताऊं कि देखिए, हम हर स्टेट का बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड होता है, हम उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो है एम्प्लॉयमेंट सेंटर होता है, हम उनके साथ करते हैं। साथ ही साथ हमारे इस बिज़नेस में गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है। अच्छा। हमें जो है स्टार्टअप इंडिया की तरफ से फंडिंग मिली है, हमें बिहार गवर्नमेंट में जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ से हमें फंडिंग मिल रखी है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट हमें इसमें, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिला हुआ है जी। अब जैसे कि आपके साथ कोई मजदूर जुड़ा हुआ है, कोई भी हो, चाहे वो कारपेंटर हो या फिर इलेक्ट्रीशियन ही हो, तो अगर वो एक शहर में काम कर रहा है, अब उसको लग रहा है कि नहीं, हम अपने जो उनका नेटिव प्लेस है, मान लीजिए बिहार हो गया या फिर यूपी हो गया, वो दिल्ली में काम कर रहा है, मुझे वहाँ जाकर काम करना है, तो इसके लिए आप क्या प्रोवाइड करते हैं उनको? मेरे 20 किलोमीटर में या 5-10 किलोमीटर में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे वर्कर की ज़रूरत है, मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पास हो ही नहीं रही है। आज डिजिटल लेबर चौक के थ्रू वो पास हो जाता है कि यहाँ पे जो है काम चल रहा है, तो मैं क्यों यहाँ से जो है बिहार से जो है 1000 किलोमीटर दिल्ली आऊँगा?
मैं क्यों नहीं जो है एक अपनी साइकिल उठाऊंगा और साइकिल से रोज 10 किलोमीटर अप डाउन करके अपने परिवार के साथ रह के काम कर लूंगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ कई लोगों से सुनी हुई कि अगर अपने ही शहर में हमें काम मिले तो हम माइग्रेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 10 रुपये कमा रहे हैं और दूसरे शहर में 20 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन उस 20 रुपये में मेरा कुछ बच ही नहीं रहा है, और 10 रुपये में हम पैसे भी बचा लें क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको सब कुछ पता है जी। तो वहाँ से वो पैसे भी बचा सकते हैं, तो ये तो उनके लिए बेनिफिशियल है, उनको माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा उनको। राइट। इवन अगर आप देखेंगी कि एक पर्सन जो कि माइग्रेट होके आया है वो 20% से लेकर जो है 15 से 20% अपनी इनकम का जो है रेंट में दे देता है। अब जैसे कि अब कोई मजदूर है, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, अब उसको लग रहा है कि वो मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इसमें आपका क्या रोल है कि आप क्या उसको बता सकते हैं या फिर क्या सुविधा दे सकते हैं, पुलिस है जो भी व्हाटएवर। ओके, सो अगर सपोज करते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वर्कर है और उसने हमारे थ्रू जॉब पाया है किसी कॉन्ट्रैक्टर पे, अगर हमें कोई उसकी कंप्लेन आती है तो पहले तो हम जो है उसे चेक करते हैं और साथ ही साथ उस कॉन्ट्रैक्टर को अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करते हैं। सेकंड, हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो सोशल चीज़ों में वर्क करते हैं, उनके थ्रू हम उन्हें कनेक्ट करवा देते हैं क्योंकि हमारी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है। कुछ लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं जो NGOs के तौर पे, उनसे हम कनेक्ट करवा देते हैं, वो उनके केस को लेके जाते हैं, उनका जो बनता है पैसा वो उनको दिलाते हैं और उसके बाद जो है हम उसको दूसरे जॉब से कनेक्ट कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर की जर्नी वहीं ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपकी जो डिजिटल लेबर चौक है, बहुत से मज़दूरों को काम मिला है, तो कुछ ऐसी कोई स्टोरीज़ है आपके मन में जो आप हमें बताना चाहते हैं कि एक कोई मज़दूर है, उसकी लाइफ अच्छी हो गई आपके थ्रू? एक 10वीं पास ही बच्चा था और उसके घर में कुछ अनहोनी हो गई थी, उसके बाद उसे जॉब की ज़रूरत थी। हमने उसको जो है बेंगलोर में करीबन 24,000 की जॉब से शुरुआत करवाई, एक बहुत अच्छा पैकेज, अच्छी कंपनी में। तो आज वो बहुत अच्छा कमा रहा है और बाकी उसकी लाइफ में भी वो चेंजेस आए हैं। ऑल्दो उसे एजुकेशन को ड्रॉप करना पड़ा, बट हमने वहाँ पे भी उसे बताया कि कैसे आप परस्यू कर सकते हो, ओपन से पढ़ाई। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज और भी हैं जो रोज़ाना बन के आती हैं। बहुत सी भी ऐसा भी होता है कि मजदूर को एट टाइम पर उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती है। राइट। उसने पूरे लगन से, मेहनत से वो काम किया, लेकिन जो ठेकेदार है या फिर मिडिल मैन है, कॉन्ट्रैक्टर है, उनको टाइम पर पैसे ही नहीं देता है। जी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ इंडिया में। ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, कंस्ट्रक्शन का जो अभी मेन रीजन है डिले होने का, वो है वर्कर। इंडिया में 97% कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं क्योंकि किसी को ये वर्कर टाइम से नहीं मिलते और वर्कर जो है मोस्टली उनका एट्रिशन रेट बहुत हाई है कि आए काम छोड़ के चले गए। अब कोई भी कंपनी जो है जो बड़ी बन गई है वो गुडविल के साथ चलती है, वो किसी के एक पैसे नहीं रोकती। तो वो जब कंपनी तो वो बिल लगाते हैं 15 दिन में, 10 दिन में बिल लगा देते हैं, उनको बिल के पैसे मिल गए। ये बीच के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये लोग उनको पैसा समय पे नहीं देते। अब वो समय पे पैसा नहीं देते तो वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास तो रोज के खाने का खाना है उनका। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम जो है रोक रहे हैं। हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ें आती हैं, डेली आती, लेकिन कभी हम उनके बारे में हम पूरा फोकस नहीं करते हैं। जबकि अगर हम उस चीज़ पर फोकस करें, जैसे आपने फोकस किया डिजिटल चौक, जो ये लेबर चौक है, आपने फोकस किया, ऐसे ना जाने कितने लोग के सामने, हज़ारों लाखों लोग के सामने लेबर चौक आता है, लोग वहाँ से कुछ, लेकिन किसी की चीज़ माइंड में ये चीज़ क्लिक नहीं किया कि चलो हम इनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। जी, एक कोट है, जो कोट मैं उन पर्सन का नाम बोल रहा हूँ। सो उन्होंने वो कोट है कि इनोवेशन जो है ना कुछ अलग नहीं है, हर कोई प्रॉब्लम को देखता है और उस प्रॉब्लम को देखने के बाद जब जो सॉल्यूशन पे काम करता है ना या डिफरेंट नज़र से देखता है, वही इनोवेशन बन जाता है। मेरे लेबर चौक को देखने से पहले बहुत लोगों ने लेबर चौक को देखा। जैसे आज मेरे पास लिंक्डइन पे हमेशा मैसेज में भरा रहता है कि हमने भी कभी ये सोचा था, तो मेरे पास मोस्टली यही आता है कि मैंने ये सोचा था।
हाँ, और लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। राइट। और अगर आप देखेंगे ना कि हम जो 144 करोड़ की जनसंख्या है, उनके हर दिन में सुबह शाम कुछ ना कुछ आइडिया आता है, हाँ, और आइडिया जब एग्जीक्यूशन में चला जाए ना, वो होता है। वो होता है। क्योंकि आइडिया तो वो है, सबके दिमाग में आ रहा है। हाँ। आज हम इस रोड पे चल रहे हैं, हम हमारे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम। चीज़ के लेके एक प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन उस चीज़ का हम सॉल्यूशन भी है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं। हाँ, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सॉल्यूशन, सो बेसिकली आप वही वाली बात है कि हर सॉल्यूशन जो है ना टाइम मांगता है, रिस्क मांगता है। जैसे मैं अपने बारे में अगर इस रिस्क की बात करूं, लोगों को ये दिखता है कि डिजिटल लेबर चौक प्लेटफॉर्म बन गया, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके पीछे क्या रिस्क था, जर्नी क्या रही। वो मुझे पता है। हाँ, जैसे कि हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने लोन भी लिया था। जी, मतलब लोन, मैं आपको बताऊं कि मैंने कहीं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से तो लोन नहीं लिया था। वो हमारी जुगाड़बाजी जो होती है क्रेडिट कार्ड से वो नहीं करना, तो मैंने वो किया था। पता नहीं कितना सही है इस प्लेटफॉर्म के लिए, बट क्रेडिट कार्ड में होता है ऑप्शन कि आप जो है उसको किसी और पे भेज के कर सकते हो। हाँ, मैंने भी सुना हुआ क्रेडिट कार्ड से लोन का। हाँ, हाँ। तो मैं करीबन जब मैं इस चीज़ को बना रहा था, मेरे पास 7 लाख रुपए तक का था। मुझे ये नहीं पता था कि वो 7 लाख रुपए कैसे भरा जाएगा, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आपने रिस्क उठाया, मैंने वो रिस्क उठाया था। और अभी तो बहुत ही ये शार्क टैंक की वजह से बहुत ही ना वो फैसिनेटिंग हो गया स्टार्टअप वर्ल्ड। अगस्त में जो है मेरे को एक कोई कंपनी आई, इंटरनेट वो लिमिटेड कंपनी थी पुणे की। उन्होंने बोला अच्छा आइडिया है, आ जाओ साथ में बनाते हैं। फिर मैं उनके पास गया, तब सीखा मैंने कि स्टार्टअप में पिच डेक कैसे बनता है। वरना मुझे वो डेक बनाना भी नहीं आता था। मुझे बिजनेस प्लान और पिच डेक क्या होता है? पिच डेक ये होता है कि अगर आपको जो है अपने बिजनेस को बताना हो, जैसे आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपका सोल्यूशन क्या है, मार्केट साइज कितना है, कैसे कस्टमर तक रीच करते हो, क्या आपकी यूएसपी है, क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, क्या आपके फ्यूचर रोड मैप है, तो ये सारी चीज़ें उसमें अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने शार्क टैंक हम जब देखते हैं तो वो पूरा स्टार्टिंग में बताते हैं, उसी को बोलते हैं। जी, उसी को बोलते हैं। तो वो पिच डेक होता है जो हम प्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर। तो मुझे पिच डेक और बिजनेस प्लान में जो है डिफरेंस कुछ नहीं पता था। मैं वहाँ जाके मैंने सीखा। मैंने करीबन 3-4 महीने में ही मुझे पैसा मिल गया, और वहाँ से फिर मैंने अपनी जर्नी में दिल्ली आया, मैंने दोबारा से बनाया। शार्क टैंक की वजह से ही पता चला कि स्टार्टअप भी कुछ होता है। मतलब उनको ये लगता है ना कि करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। हाँ। वो आता है, कोई बोलता है आइडिया अच्छा, पैसा डाल देता हाँ। है। मैं आपको बताऊं कि मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे जब मैं पुणे गया और कंपनीज के साथ बैठा था, तब मुझे ये पता चला कि कोई जो है वेंचर कैपिटलिस्ट, जिसे हम वीसी कहते हैं या एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वो आके पैसा डालते हैं। और मैंने ऑल्दो मैंने पहली बार जो 6 डिजिट से बड़ा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में देखा था, वो 31 मार्च 2022 को देखा था। उसके बाद मेरे पास एक बड़ा अच्छा 7 डिजिट का वो आया इन्वेस्टमेंट ऑफर कि ये है। मैंने कभी ये जर्नी इस तरह से चालू ही नहीं करी थी कि मुझे पैसा मिलेगा या ये मिलेगा। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही सिंपल है। मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे दादाजी के 2 हैं, एक पिताजी एक चाचा जी, दोनों मिलके जो है एक बिज़नेस रन करते हैं। किराना की शॉप है गांव में, होलसेल की। और फादर जो है एक समय पर पॉलिटिक्स में भी थे, और उसके बाद जो है उन्होंने एग्रीकल्चर का भी देखते हैं। तो मुझे ज़मीन की बड़ी नॉलेज है। और मतलब आप किसान भी हैं? हाँ, मतलब मेरे पास खेती वेती है। हाँ। मस्त हमने बोझे ढोए हैं सर पे रख के। ऐसा नहीं है कुछ, सब पिताजी ने बड़ी मेहनत करवाई है। छोड़ा नहीं। हार्ड, एक्चुअली बहुत हार्ड बना दिया कि हाँ। इस वर्ल्ड से लड़ने में जो मदद करता है ना, वैसा बना दिया उन्होंने। क्योंकि वो वैसा आसानी से नहीं होता। आपकी मम्मी? मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, इकलौती इंसान है जो मेरे को हमेशा कह रही थी कि बेटा जो कर रहा है सही कर रहा है। उसको कुछ तो सही कर रहा है। बाकियों को यकीन नहीं था। तो शादी आपकी? जी, मैं मैरिड हूँ। मैरिड है? कितने टाइम हो गया शादी? 4 महीने हुए। अरे, ये तो अभी रिसेंटली फिर शादी हुई है। तो अभी आपका जो डिजिटल लेबर चौक है, इसका आप 2 लाइन में मुझे फ्यूचर बताइए। आपने क्या इसके लिए प्लान किया हुआ है कि कुछ 6 महीने या फिर अगले साल तक हम इसको कहाँ देखना चाहते हैं? 2 शब्दों में बताऊंगा। डिजिटल लेबर चौक का
एक मिशन जो है वो ये है कि हम पूरे भारत के लेबर चौक को रिप्लेस करेंगे डिजिटल लेबर चौक के साथ। दूसरा कि मैं नेक्स्ट लिंक्डइन बनाऊंगा ब्लू कॉलर वर्कर के लिए। मेरा यही एक है सिंपल सा कि मैं उनको डिग्निटी दूंगा, उनकी डिजिटल आइडेंटिटी को क्रिएट करके दूंगा। दूसरा ये जो लेबर चौक पे है उन लोग को ख़त्म करूंगा, बिकॉज लेबर चौक एक प्लेस है जहाँ पे गैदर होके आपको जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और मैं उसको जो है ख़त्म करके जो है एक स्क्रीन पे दिखाऊंगा पैन इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ उनको। कोविड में मैंने सबने ही देखा है कि क्या कंडीशन, जो मजदूर थे उनकी क्या कंडीशन हुई थी। रिवर्स माइग्रेशन था वो उस समय पे बोल दिया गया था कि आप 6 किलोमीटर में जो है सॉरी 6 मीटर में का डिस्टेंस मेंटेन करिए। ऐसा कोविड दोबारा आ जाए तो क्या, और उस कोविड के लिए आज एक सॉल्यूशन है। आज जब कोविड में दोबारा से कभी लेबर चौक बंद होंगे तो डिजिटल लेबर चौक ओपन रहेगा, वो सॉल्यूशन है उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आप हमारे स्टूडियो आए DNN 24 से, आपने हमसे इतनी अच्छी बात की और अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। मज़दूरों की जो अनस्किल्ड मज़दूर हैं उनके बारे में हमें बहुत ढेर सारी डिटेल, बहुत ढेर सारी जानकारी दी जो हमें नहीं पता थी, उसके बारे में हमें विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने इस पॉडकास्ट में चंद्रशेखर जी से उनके स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक के बारे में बात की, जिससे हमें ये पता चला कि ये स्टार्टअप जो है उनका, वो देश के मेहनत कश जो मज़दूर हैं उनको एक नई पहचान दे रहा है, उनकी मेहनत को नाम दे रहा है, उनकी मेहनत को एक डिग्निटी दे रहा है। मैं और हमारा चैनल DNN 24 उनके इस स्टार्टअप के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। उनका स्टार्टअप ऐसे ही आगे बढ़े और जो देश के असंगठित मजदूर हैं उनको उचित पैसे और उचित सैलरी उनकी तरफ से उनको मिल सके। धन्यवाद।